ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम देखते हैं मृदाओं की और विशेषताओं या फिर प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की जो मृदा है, कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मृदा कृषि विभाग कितने भागों में बांटी गई? कृषि विभाग द्वारा 14 भागों में बांटी गई। उनको मुख्य उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो बाकी तो आप कर लोगे, मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा, कैल्शी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा या मरुस्थलीय मृदा, ये सब कहाँ है? पश्चिम राजस्थान की। तीन तो यही ऑप्शन में मरुस्थल की मृदा के बारे में बांट चुका है। मरुस्थल का नाम आते ही आपको पता चल जाएगा ये सब कहाँ पर है, मरुस्थलीय जिलों में होंगी। नेक्स्ट बात जो इंपोर्टेंट है उन मृदाओं के बारे में देख लेते हैं। 14 में से कुछ नाम जो स्पेशल है और इन नामों के बारे में भी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न बने हैं वो साई रोजेक्स को लेकर है, सिरोनज्म को लेकर है, या फिर हम उनको पूछा रेवेरिना से लेकर है। ऐसे जो प्रश्न पूछने की जो संभावना है, जहाँ लगता नहीं इस क्षेत्र में होगी, जैसे पर्वतीय मृदा है, इसी मिट्टियों को देकर हम देख लेते हैं। तो ऐसी मिट्टियां जो कृषि विभाग द्वारा बांटी गई उसको देख लेते हैं। देखिए राज्य के मध्य में क्या है, अरावली। ये हमेशा मैं बनाता हूँ अरावली वगैरह थी, आपको परफेक्ट पता होनी चाहिए। बनाने का कारण क्या है, क्योंकि मिट्टियां हैं, वनस्पति, ये सबको ये प्रभावित करती है। भूभाग है जो भौतिक भूभाग है, इसलिए चैप्टर क्रमबद्ध रूप से पढ़े हमने। सबसे पहला स्थिति विस्तार पढ़ा, उसके बाद हमने भौतिक प्रदेश पढ़े। तो पढ़ने का क्रम, यदि आपको भूगोल पढ़नी है तो क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे आप, तो निश्चित चीजें आपको याद होती जाएंगी। मैप बेस पढ़ेंगे, क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे हम, वो भी इसी पर आधारित होगी, इसी जलवायु पर आधारित होगी, इसी मिट्टियों पर आधारित होगी, इसी भौतिक प्रदेशों पर का अनुसरण करेगी। ठीक, तो हम देखेंगे अब हम मिट्टियों का जो 14 भागों में बांटी हुई है उनके बारे में हम देख लेते हैं। 14 भागों में जो बांटी, उनमें क्या क्या भाग दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ वाली मृदा है, हनुमानगढ़ की मृदा है। इसे क्या कहा है? साई रोजेक्स। रोजेक्स या इसी को क्या कहते हैं? सिरोनज्म, यही नाम है, सिरोनज्म। क्या है ये? सिरोनज्म। तो सिरोनज्म या साई रोजेक्स मृदा कहां पर पाई जाती है? ये जिला कौन सा है? गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। या आपसे पूछा जाए यही मिट्टियों के बारे में और पूछा जाए आपको, कौन सी मृदा है? रेवेरिना। रेवेरिना क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, मरे डार्लिंग का, उसी से ये नाम दिया गया रेवेरिना मृदा। तो रेवेरिना मृदा पूछा जाए आपसे तो भी श्री गंगानगर, साई रोजेक्स पूछा जाए या सिरोनज्म मृदा का पूछा जाए, ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। किस कौन से क्षेत्र में? गंगानगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम्स लाइब्रेरियन में इनमें ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए आपको। नेक्स्ट अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा जिप्सीफेरस मृदा। यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए जिप्सीफेरस। जिप्सीफेरस जिप्सम का संबंध हम देखेंगे, जब खनिज वगैरह पढ़ेंगे तो भी जिप्सम का सबसे ज्यादा संबंध कहाँ से? बीकानेर से। तो जिप्सीफेरस मृदा आपसे पूछा जाए, जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो किस जिलों में पाई जाती है? बीकानेर जिले में पाई जाती है। जैसे शेखावटी जिले हैं, शेखावटी जिले जयपुर, सीकर, शेखावटी जिलों के साथ साथ में जयपुर, सीकर, इन वाले जिलों में एक मृदा का विस्तार है जो इनके अनुसार है, वो है नॉन कैल्सिस। नॉन कैल्सिस मृदा, नॉन कैल्सिस मृदा शेखावटी जिले और शेखावटी जिलों के साथ में जयपुर और यहां तक इनका विस्तार है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, न रटे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट मृदा की बात करें तो यहां पर देखें, एक तो है कैल्सिस, कैल्सिस मरुस्थलीय मृदा। दूसरा यहीं पर यही इस क्षेत्र में जो नाम दे रखा, इसी क्षेत्र में वहां पर विस्तार दे रखा, मरुस्थलीय मृदा, कैल्सिस मृदा। और दूसरा दे रखा मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा। तो आपको नाम से ये सब मरुस्थल के जो आ रहे हैं, तो मुख्य रूप से जैसलमेर, जोधपुर, इन वाले क्षेत्रों में जो मृदा है, बीकानेर का कुछ भाग है, और इन वाले जो क्षेत्रों में मृदा है वो कौन को कैसी मृदा है? इसी को कह सकते हैं मरुस्थलीय मृदा। 3 नाम दे रखे हैं यहीं पर, मरुस्थलीय मृदा, कैल्सियस मरुस्थलीय मृदा और मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा भी कहा है। नेक्स्ट बात करें हम, जो जालोर वगैरह में जो नाम दे रखा है वो दे रखा है ग्रे ब्राउनी, ग्रे ब्राउनी मृदा, ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा। लूणी नदी
बेसिन में ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा। ये मृदा कहां पर दे रखी? जालोर पाली, मुख्य रूप से जालोर पाली। और इसी मृदा को हम याद कर सकते हैं कौन सी मृदा के रूप में? लवणीय मृदा के रूप में। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो यही मृदा, कौन सी मृदा याद रखनी है आपको? लवणीय मृदा याद रखनी है। इस वाले क्षेत्र से पूछ भी ले, ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन कौन से? मरुस्थलीय मृदा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। मरुस्थलीय मृदा आपको मरुस्थलीय जिले से ही आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। नॉन कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी देखें हम प्रश्न बनाने में आसान होगा उसके लिए। जिप्सीफेरस मृदा, सीधा प्रश्न बन जाएगा। जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है, तो सिंपल सा प्रश्न भी होगा और आसानी से प्रश्न बन सकता है। जिप्सीफेरस मृदा, साइरोजेक्स या सिरोनस्म के बारे में पूछ ले, या रेवेरिना मृदा, ये गंगानगर से संबंध है, या फिर कृषि विभाग से पूछ ले तो उत्तरी सिंचित क्षेत्र से, या फिर आपको वहां पर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी ऐसा कृषि जलवायु प्रदेश से भी पूछ सकता है। वो अगर चर्चा करेंगे कृषि जलवायु प्रदेश में, तो यहाँ ध्यान रखना रेवेरिना, साइरोजेक्स या सिरोनस्म गंगानगर से। जबकि जिप्सीफेरस मृदा कहां पर है? बीकानेर जिले में। एक इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, और तीसरा इंपॉर्टेंट है आपसे पूछ ले ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा, या आपसे पूछ ले लवणीय मृदा, तो कहां पर है? जालोर और पाली जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिट्टियों में। नेक्स्ट हमारे जो मिट्टियां हैं इस वाले क्षेत्र में, जो हमने कहा था नवीन भूरी मृदा, आपसे पूछ ले नवीन भूरी मृदा, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी बेसिन में? बनास बेसिन में। भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, यहाँ पर कौन से जिले हैं आपसे पूछ ले तो भीलवाड़ा। मुख्य रूप से कौन सा जिला मिलेगा आपको? भीलवाड़ा, या फिर अजमेर का कुछ भाग है, और कौन सा भाग है? टोंक का भाग है। इन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलती है? नवीन भूरी मृदा मिलती है। वही लाल पीली मृदा हमने पढ़ा था अरावली के समानांतर जिलों में, वही कुछ भाग जयपुर का है। अरावली के समानांतर जिलों में कौन सी मिट्टी है? लाल पीली भूरी मृदा। इसको तो हम पढ़ चुके हैं, लाल पीली भूरी मृदा को फिर से देखने की जरूरत नहीं। एक मिट्टी है लाल पीली, या पीली लाल, या फिर पीली भूरी मृदा, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये अरावली के समानांतर मिलती है। नेक्स्ट हमसे जो पूछ सकता है वो कौन सी मृदा है? पर्वतीय मृदा। आपसे एग्जाम में पूछ ले कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा में कृषि विभाग द्वारा 2 जिले दे रखे हैं। उदयपुर, मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कौन सा जिला मिलेगा आपको? उदयपुर, और वहां पर लिखा हुआ है कोटा भी। कौन सा जिला? कोटा। लेकिन कोटा बाराबूंदी जिला है, किसके लिए जाने जाते हैं? मध्यम काली या काले मृदा के लिए जाने जाते हैं। इसलिए आपको पर्वतीय जिला याद रखना। पर्वतीय मृदा कौन सा जिला है आपसे पूछा जाए? पर्वतीय मृदा इंपोर्टेंट रहेगा उदयपुर। तो इंपोर्टेंट में वापस से देखते हैं, एक इंपोर्टेंट वापस गंगानगर का, बीकानेर का, जालोर पाली का, तो उदयपुर का। और नवीन भूरी मृदा राज्य में कहां पर पाई जाती है? नेक्स्ट देखें, आपसे पूछ ले लाल लोमी मृदा, अभी हमने देखा था वही लाल लोमी या लाल काली मृदा, तो दक्षिणी राजस्थान में। फिर आपसे प्रश्न पूछे काली मृदा, तो काली मृदा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस वाले क्षेत्र में काली मृदा का संबंध है, और जलोढ़ मृदा का संबंध इस तरफ वाले क्षेत्र में। इस प्रकार आपको नामों को लेकर आपसे प्रश्न पूछ लिए, यानी कृषि विभाग द्वारा बांटे हुए भागों से पूछे तो ये प्रश्न है। हमसे पूछे तो ये हमसे प्रश्न पूछ लेते, इस प्रकार इन्होंने 14 भागों में राजस्थान की मिट्टियों का क्या कर रखा है? वर्गीकरण कर रखा है। इन्होंने साइरोजेक्स या सिरोनस्म को एक बांटा है, दूसरा रेवेरिना का बांटा है, तीसरा जिप्सीफेरस हो गया, 3 और 6 ये हमारे पास इस प्रकार हो गया। ये 7वां भाग हो गया, ये 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है ना, और 12 और 13 और एक कोई बच रहा है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 14 भागों में कृषि विभाग द्वारा बांटा है, जिसमें से फिर से बता देता हूं इंपोर्टेंट जो रहेंगे, जो छोटे एग्जाम्स में इंपोर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे साइरोजेक्स, सिरोनस्म, रेवेरिना। और भी एग्जाम में थोड़ा लेंथी जाएगा तो नेक्स्ट है जिप्सीफेरस मृदा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट रहेगा ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ नाम आते ही हम वहां नहीं पहुंच जाए, ग्रे ब्राउनी पूछे, ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ग्रे ब्राउनी जो मृदा है वो लूणी बेसिन में, जालोर पाली में। इंपोर्टेंट ये भी रहेगा, डीप एग्जामों में पूछ सकता है, ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा राज्य में पाई जाती है, तो हम जलोढ़ मृदा का संबंध सीधे पूर्वी राजस्थान से लगा देंगे। जबकि यहाँ पर पूछा है ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा, तो ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा है वो लूणी बेसिन में पाई जाती है। हम इसको क्या कौन सी मृदा बोलते हैं? लवणीय मृदा भी कहते हैं, है ना। लवणीय मृदा है यही, ठीक है। तो कौन से जिलों में है? जालोर और पाली में, ठीक है। ये इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा, तो हमें लगे पर्वतीय मृदा का विस्तार किस जिले में है? उदयपुर जिले में है।
लाल लोमे ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। काली मृदा भी हम बार बार पढ़ते रहते हैं, जलोढ़ मृदा पढ़ते रहते हैं। एक पूछ ले आपको राज्य की सबसे नवीनतम या नवीन भूरी मृदा पाई जाती है, तो ये बनास बेसिन में, बेसिन दे तो कौन सी है, बनास बेसिन के साथ में भी हमने पढ़ा था बनास बेसिन। या फिर आपको प्रश्न में दे तो आपको ध्यान रखना भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले में कौन सी मृदा पाई जाती है, नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। इस प्रकार अगर मिट्टियों से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाए तो वो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह राज्य की कौन सी मिट्टियां हैं, कृषि विभाग द्वारा बांटी गई मिट्टियां हैं। तो इस प्रकार ये राज्य की 14 प्रकार की मिट्टियां हैं। आप कौन से विभाग से पूछे, आपको राजस्थान की कृषि विभाग द्वारा बांटे गए भागों से पूछे तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टियों की और कुछ विशेषताएं, जैसे मैप में एक बार देख लेते हैं, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स वगैरह को आपस में मैप में बना के देख लेते हैं। और इसके बाद में लास्ट में कुछ विशेषताएं और मृदा से बच जाती है, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मिट्टी की उपजाऊपन की वर्तमान में देखें तो मिट्टी की जो प्राकृतिक उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए हम कौन सी कृषि कर रहे हैं, जैविक कृषि पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जा रहा है, क्योंकि निरंतर उपजाऊपन की मात्रा क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, जिसे मिट्टी का क्षय रोग या मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं एक बार जो अमेरिकन नाम है मिट्टियों के, उसके आधार पर देख लेते हैं। जो पूछा जाता है हमसे, ये पूछा जाए एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है, या हमसे पूछा जाए वर्टिसोल्स राज्य में मृदा पाई जाती है, इस तरह के कोई प्रश्न आ जाए तो इसको सोल्व करने के हम देख लेते हैं, वहां से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाता है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। तो इसका भी मैप बना देते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको भी देख लेंगे। ये हमारा अरावली हो गया, यह हमारा क्या हो गया, दक्षिण पूर्वी पठार हो गया। देखें राज्य की जो पश्चिम मृदा है, एक तो मृदा इसको कहते हैं एंटीसोल्स, इस पूरे मरुस्थलीय शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थल को कहते हैं एरिड सॉल्स। एरिड सॉल्स, यहाँ पर ज्यादातर एंटीसोल्स आपको मिलेगा, ऑप्शन में तो थोड़ा ध्यान रखना, एरिड सॉल्स या एंटीसोल्स। अरावली के समानांतर जिलों में मिलती है इनसेप्टिसोल्स, नवीन भूरी या पीली भूरी मृदा को क्या कहते हैं, इनसेप्टिसोल्स। जो ये वाला भाग है, जो जलोढ़ मृदा थी, इसको कहते हैं अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स फर्स्ट मैप बनाया था, उसके साथ में इसको अटैच करके देख लें एक बार वो 6 भाग बांट दें और इस 6 भाग को बांट दें तो आप आसानी से कर देंगे। काली मृदा को क्या बताया है, वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स ये वाला भाग है हमारे यहाँ पर, जो हमने देखा था काली व मध्यम हमारे सॉरी काली व लाल मिश्रित और लाल मृदा, इनको क्या कहा जाता है, मोलिसोल्स। इस प्रकार की मृदाओं को क्या कहा जाता है, मोलिसोल्स, है ना। देखें हम, ये तो हमने पढ़ी थी कौन सी, यहाँ पर वो वाले नाम लिख देता हूं, रेतीली, बलुई, या इसी को कहा था मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, इसी मृदा के बहुत सारे हमने पार्ट पढ़ लिए ना, ग्रे हमने पढ़ लिया, एक तो ग्रे ब्राउनी जलोढ़ मृदा, इसी का पार्ट है जिसमें हमने कहा था लवणीय मृदा, इसी का पार्ट है जिसको कहा था मरुस्थलीय मृदा, इसी को कहा मरुस्थलीय बालुका मृदा, इसी का कहा कैल्शियम मरुस्थलीय मृदा, इसी को कहा रेवेरिना साइरोजेक्स, या इसी का पार्ट था साइरोजेक्स रेवेरिना, या सिरोनस इसी का पार्ट था, है ना। इसी में ऊपर वाले क्षेत्र में नॉन कैल्शियस मृदा पाई जाती है। इस प्रकार इसी के बहुत सारे पार्ट है, लेकिन मुख्य रूप से इस मृदा कौन सी है, मरुस्थलीय मृदा, या इसी को कहते हैं रेतीली बलुई मृदा, जिसका वैज्ञानिक नाम एरिड सॉल्स, या इसी के पश्चिम भाग में कौन सा है, एंटीसोल्स। जो हमने नवीन पीली और नवीन भूरी मृदा पढ़ी है, नवीन मृदा, नवीन भूरी, या हमने पढ़ी थी भूरी पीली मृदा। ये मृदा कौन सी मृदा है, इनसेप्टिसोल्स है। उससे पूछा जाए जलोढ़ मृदा को राज्य में कहा जाता है, या पूर्वी जिला अलवर भरतपुर धौलपुर जैसे जिला है, कौन सी मृदा है, अल्फीसोल्स। यहाँ पर कौन सी जलोढ़, या इसी को कहा था हमने कछारी। ये वर्टिसोल्स, जिसको हमने काली मिट्टी, जिसको हमने रेगुर मिट्टी, जिसको स्वतः जुताई मिट्टी या कपासी मृदा कहा था,
यहां पर कौन सी है, लाल मृदा या लाल लोमी, या कौन सी है, लाल काली मृदा। इस प्रकार ये वैज्ञानिक नामों से संबंध पूछ ले तो आपको जो भी प्रश्न पूछा जाए इसका जवाब यहां से देना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम मृदाओं से संबंधित कुछ और हमारे पास अंतिम कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निरंतर हमने जैसे 1966-67 के बाद में जैसे ही हरित क्रांति प्रारंभ हुई, हमने धीरे धीरे से प्राकृतिक रूप से कृषि को छोड़कर हमने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य आरंभ किया। हमने मिट्टी में रसायन और उर्वरकों का बहुत अधिक तेजी से प्रयोग करना प्रारंभ किया, जिससे निश्चित उत्पादन बहुत बढ़ा, हम जिससे निश्चित आत्मनिर्भर हुए। लेकिन वर्तमान में एक नई समस्या आ गई कि अब उपजाऊपन घटने लगा है। अब हम कितना भी रसायन, कितना भी उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं भूमि में, उपजाऊपन घट रहा है। पहले जिस खेत में हमने देखा था कि 1966 जब से हमने रसायनों का उपयोग कृत्रिम जो रसायन उर्वरक का उपयोग करना, इससे पूर्व हमारे खेत की उपजाऊपन निश्चित थोड़ी कम थी। जैसे वहां पर 2 बोरी गेहूं का उत्पादन हो रहा था तो उस खेत में खाद वगैरह डालने से 3 से 4 बोरी का उत्पादन होने लगा। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है, इस दशक में देखा जा रहा है कि जहां 4 बोरी का उत्पादन हो रहा था वो वापस 3 पर जा रहा है। तो निश्चित है कि अब हम वापस उतना ही रसायन, उतने ही उर्वरक का उपयोग करने के बाद भी उत्पादन 4 बोरी से 5 नहीं हो रहा, उसकी जगह क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अब हम रसायन खाद का उपयोग कर रहे हैं फिर भी उत्पादन घट रहा है। तो ऐसा ना हो कि 3 से 2 आ जाए और 2 से भी नीचे चला जाए, क्योंकि मिट्टी में किसकी मात्रा में कमी आती जा रही है, उर्वरकता में कमी आती जा रही है, उसकी प्राकृतिक गुण है वो समाप्त होते जा रहे हैं, मृदा है वो दूषित होती जा रही है। तो इसके उपचार की बहुत आवश्यकता है। प्राकृतिक रूप से हमें क्या करनी पड़ेगी, मिट्टी की उर्वरकता को वापस से बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हम कौन सी कृषि कर रहे हैं, जैविक कृषि पर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है। जब कृषि के प्रकार पढ़ेंगे तो हम जैविक कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी देख रहे हैं मिट्टियों में, तो मिट्टी की उर्वरकता को प्राकृतिक तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, तो निश्चित है हम प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम एक तो फसल चक्र का प्रयोग करें ना। मिट्टियों की उर्वरकता प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ाएं, तो हम क्या करना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। एक जैसी फसलों को नहीं उगाना चाहिए। जैसे इस बार हमने फलीय फसलें उगाई हैं तो दूसरी बार दूसरी फसलें, अगले सीजन में दूसरी फसलें, एक जैसी फसलें उगाएंगे तो एक जैसे पोषक तत्व को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो निश्चित अगर हम फसल चक्र को अपनाएंगे तो भी हम प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। दूसरा है हम पशुओं के मल, पशुओं का जो अवशिष्ट होता है, पशुओं का अवशिष्ट गोबर, जिसका प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम पशुओं के अवशिष्ट को उपयोग करके नेक्स्ट हम ऐसी फसलें, फलीदार फसलों का उत्पादन करके, फलीदार फसलें जैसे उड़द, मुख्य रूप से आपको ऑप्शन में मिलेगा कौन सी, उड़द, मूंग। ये फसलें क्या करती हैं, वायुमंडल, क्योंकि इनकी जड़ों में, फलीदार फसलों की जड़ों में राइजोबियम होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे प्राकृतिक रूप से किस क्या बन जाती है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। तो प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से किस फसल का उत्पादन किया जाना चाहिए, तो कौन सी फसल होगी, उड़द, या फिर कौन सी दे रखी है, मूंग, या फिर क्या दे रखा ऑप्शन में, फलीदार फसलें। तो फलीदार फसलें, अधिकांश फलीदार फसलें होती है जिनकी जड़ों में राइजोबियम होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सोयाबीन, उड़द, मूंग जैसे हम फसलें करते हैं तो हमें खाद डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो हमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए, क्योंकि ये फसलें क्या करती हैं, फलीदार फसलें क्या करती हैं, स्वयं वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती है ना। तो जिस तरह का प्रश्न है उसको सोल्व करना है आपको। तो फलीदार फसलों में मुख्य रूप से आपको पूछा जाएगा प्राकृतिक रूप से भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, तो वहां पर ऑप्शन उड़द, मूंग, या फिर क्या मिल सकता है, फलीदार फसलें। तो ये फसलों का चक्र हमें अपनाना चाहिए, पशुओं का अवशिष्ट, फलीदार फसलें, या जैसे रसायनों का हम छिड़काव करते हैं किसी कीड़े मकोड़ों को से बचाने के लिए फसल को, तो वहां पर प्राकृतिक रूप से नीम से निकलने वाले रस या बहुत सारे भी प्राकृतिक इस पर शोध भी जारी है, और ये भी जाने चाहिए जो प्राकृतिक रूप से क्या करें, फसलों को सुरक्षा प्रदान करें। तो निश्चित रूप से भूमि की उर्वरकता को हम बढ़ा सकते हैं। नहीं तो एक बड़ी समस्या हमारे पास आएगी, अगर मिट्टी की उर्वरकता घट गई तो खाद्यान्न की समस्या वापस से शुरू हो जाएगी, जिसका कोई समाधान नहीं होगा। तो इसीलिए हमें निरंतर घटती हुई मिट्टी की उर्वरकता और मिट्टी का अपरदन, बहुत सारी नदियां ऐसी जो भी बांध बनाने की आवश्यकता है, तो तेजी से मिट्टी को काट कर ले जाती है। जैसे देखें राजस्थान में सबसे ज्यादा जो अवनालिका अपरदन करती है वो चंबल नदी करती है,
जल के द्वारा किए जाने वाला। राज्य में सबसे ज्यादा जो अप्रदन होता है वो किसके द्वारा होता है? पवनों के द्वारा। हमारे राज्य में सबसे ज्यादा अप्रदन होता है वो किसके द्वारा होता है? पवनों के द्वारा होता है। दक्षिण पश्चिम पवनें वो इस मरुस्थलीय मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रही है, बलुई रेतीली बलुई को। तो राज्य में सबसे ज्यादा अपरदन का कारक कौन है? पवन। लेकिन आपसे पूछा जाए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में अपरदन का सबसे बड़ा कारक कौन है? तो नदियां। उसमें भी कौन सी नदी? चंबल। लेकिन पश्चिम में कौन है? पवने। या राज्य में सबसे ज्यादा कौन है अपरदन का कारण? तो पवने ही होंगी, क्योंकि 61.11% भाग पर क्या है? मरुस्थल है। तो जिस तरीके का प्रश्न पूछा जाए इस तरीके का जवाब आपको देना है। तो इसको कहते हैं मिट्टी का घटती हुई उर्वरकता, और मिट्टी का अपरदन को क्या कहते हैं? मिट्टी का क्षय रोग या रेंगती हुई मृत्यु। मिट्टी का, मृदा का क्षय रोग या इसे कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। इस प्रकार का भी कोई संबंध आ जाए तो ये दोनों का संबंध किससे है? मृदा से। मिट्टी की घटती हुई उर्वरकता और मिट्टी का अपरदन को क्या कहते हैं? मिट्टी का क्षय रोग या रेंगती हुई मृत्यु। मिट्टी की सुरक्षा के लिए या उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा एक योजना लाई गई। केंद्र सरकार द्वारा योजना लाई गई जिसे कहते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। हमारा जैसे स्वास्थ्य का परीक्षण होता है वैसे ही मिट्टियों का भी परीक्षण होता है। उसकी गुणवत्ता की क्या की जाती है? जांच की जाती है। और इसका शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना का प्रारंभ राजस्थान से हुआ है। केंद्र सरकार की योजना है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर से प्रारंभ हुई है योजना। श्री गंगानगर पूरे भारत में है। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया। किसकी जांच करती है? मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसमें प्रत्येक किसान की एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है। सचिव द्वारा इस मिट्टी को या पटवारी द्वारा मिट्टी का कलेक्शन किया जाता है और उसकी जांच कर इसकी रिपोर्ट बताई जाती है कि आपकी मिट्टी में कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी फसल का उत्पादन करना चाहिए। इस प्रकार की जांच की जाती है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपसे पूछा जाए केंद्र सरकार की योजना किसके द्वारा, कब, कहां से प्रारंभ हुई? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 19 फरवरी 2015 को। क्या होती है? मिट्टी की गुणवत्ता की जांच होती है। एक हमने बात की थी प्रारंभ में कि मिट्टी में हमने क्षारीयता का देखा था, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं साथ में। तो मिट्टी, कौन सी मिट्टी हमारे लिए उपयुक्त होती है? हमारे लिए जो मृदा उपयुक्त होती है वो कौन सी मृदा होती है? उदासीन मृदा, है ना। तो कृषि के लिए उदासीन मृदा श्रेष्ठ होती है। कौन सी मृदा श्रेष्ठ होती है? उदासीन मृदा, जिसका पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 तक, यानी कि 7 से करीब जिसका मान होता है वह मृदा क्या होती है? हमारे लिए, कृषि के लिए श्रेष्ठ मृदा होती है। लेकिन जिन मृदाओं का मान किसके होती है? पीएच मान होता है, जो उसका मान क्या होता है? 7 होता है, वो मृदा कैसी होती है? जो पदार्थ या मृदा होगी वो कैसी होगी? उदासीन होगी। जिसका मान यहाँ 0 से 7 के बीच में होगा वो कैसी होगी? अम्लीय होगी। और जिसका मान 7 से 14 के बीच में होगा वो कैसी होगी? क्षारीय होगी। 7 से 8, 9, 10 तक होता है वो लवणीय होती है, और 7 से भी अधिक होता है वो मृदा कैसी होती है? क्षारीय मृदा होती है। अम्लीय मृदा होकर मृदा है तो हमें क्या बनानी पड़ेगी? उसे उदासीन करनी होगी। और इसके लिए हम किसका छिड़काव करेंगे? रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर। जब खनिजों में पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर। रॉक फॉस्फेट देखेंगे हम डाकन कोटरा, झामड़ कोटरा, उदयपुर में जिंक द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिंक जो कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। चूना पत्थर देखेंगे हम राज्य में निवाड़ा चित्तौड़गढ़ में मिलता है। तो रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर मिट्टी की क्या करते हैं? अम्लीयता को क्या करते हैं? कम करते हैं। आपसे पूछा जाए मिट्टियों में अगर अम्लीयता अधिक है तो किसका छिड़काव किया जाएगा? तो ऑप्शन में रॉक फॉस्फेट और क्या मिलेगा आपको? चूना पत्थर। यदि मिट्टियां कैसी हैं? क्षारीय हैं। क्षारीय मिट्टियों में हम किसका छिड़काव करेंगे? जिप्सम का छिड़काव करेंगे। मिट्टी अगर क्षारीय है, या फिर यहाँ पर ग्वार के जो डंठल होते हैं, ग्वार के डंठल का दबाया जाता है, या फिर एक घास होती है, खरपतवार होती है। घास क्या है? खरपतवार है। डेचा खरपतवार को भूमि में दबा दिया जाता है, तो इसके माध्यम से। लेकिन आपसे सिंपल सा पूछा जाए यही है, जिप्सम पूछा जाएगा, यहाँ पर रॉक फॉस्फेट या चूना पत्थर ऑप्शन होगा। तो ग्वार के डंठल और डेचा घास के खरपतवार के माध्यम से भी हम क्या करते हैं? क्षारीयता का उपचार करते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं? उदासीन।
मिट्टी अम्लीय है तो भी उदासीन करनी पड़ेगी, क्षारीय है तो भी उदासीन करनी पड़ेगी। तो कृषक को पता नहीं हो कि मिट्टी कैसी है, उदासीन है क्षारीय है, तो उसको पता ही नहीं चलता। उदासीन मिट्टियों में भी अगर वो किसको डाल दे, तो हमारे अम्लीय मृदा में भी अगर जिप्सम का छिड़काव कर दिया, उदासीन मिट्टियों में भी जिप्सम का छिड़काव कर दिया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए परेशान होते हैं। इसीलिए हमने एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बना, केंद्र सरकार ने मिट्टी में किसके गुण है, किसका छिड़काव करना चाहिए, जैसी एक योजना लाई है, जिसको देखा था हमने। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना गंगानगर से प्रारंभ की गई है 19 फरवरी 2015 से, तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, तो केंद्र की योजना है। इसके बारे में देखा हम मिट्टी, कैसी मिट्टी उपयुक्त होगी, तो उदासीन मिट्टी उपयुक्त होगी जिसका मान 7 के करीब होगा, वो क्योंकि मिट्टी उदासीन होगी, कृषि के लिए लाभदायक होगी। मिट्टियां जो अम्लीय होगी उसमें रॉक फॉस्फेट, चुना पत्थर, और जो क्षारीय होंगे उसमें जिप्सम का हमें छिड़काव करना है। इस प्रकार हमने कृषि के फर्स्ट चैप्टर हमने मृदा की लगभग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। हमने मृदा के संगठन, मृदा के स्तर, मृदा की अन्य विशेषताएं, फिर राज्य की मिट्टियों, राज्य में मिट्टियों के प्रकारों के बारे में, राज्य में सामान्य जो परिचय उस मिट्टियों का, फिर 6 भागों में हमने कृषि विभाग की 14 प्रकार की मिट्टियों में और उसके कुछ और गुणों में के बारे में भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार एक पहला चैप्टर हमारा कृषि विभाग का राजस्थान की मृदाओं से संपूर्ण हुआ। आगामी में हम राजस्थान की कृषि के प्रकार, कृषि फसलें, कृषि जलवायु प्रदेश आदि की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम पशुधन, और फिर इसके बाद में राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना संचालित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।